हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फॉरेस्ट्री नॉलेजी पे। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि हम लोग जो है इस चैनल के माध्यम से आईएफएस, एसीएफ एंड फॉरेस्ट रेंजर की जो हमारी फॉरेस्ट्री ऑप्शनल है उसकी प्रिपरेशन हम लोग इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें हम लोग सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज को देख रहे थे। इसमें हम लोगों ने काफ़ी ट्री स्पीसीज को डिस्कवर कर देख रखा है ना, जिसमें कि आपका जो जो बेसिकली जो हम लोग का पाइन वगैरह था, पाइन की जितनी स्पीसीज थी, वॉलिचियाना है और आपका रॉक्सबर्गाई है ना, जो कॉनिफर्स के अंदर आते हैं। इन सभी को हम लोगों ने देख लिया है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने साल जो होता है ना, जो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ट्री स्पीसीज हो जाती है अगर आप झारखंड की कंटेक्स्ट में बात करो, तो इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और अनदर इम्पॉर्टेंट ट्री स्पीसीज की, जो इस एग्जाम को आप अगर दे रहे हो, जैसे कि अभी रिसेंटली एसीएफ और फॉरेस्ट रेंजर का आ रखा है ना, जो आपका जेपीएससी के अंदर होने वाली है। तो इसमें टेक्टोना ग्रैंडिस जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्री स्पीसीज। इसको हम लोग जो है, आप लोग कॉमनली इसको जो सागवान के नाम से भी हम लोग जानते हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्री स्पीसीज है। ये देखिए, ये मैं उसका पिक्चर लगा रखा हूँ। ये देखो, ये जो है ना, ये जो आप देख रहे हो, ये फ्रूट टाइप के, ये इसके आप इसको कह सकते हो फ्रूट्स है, ठीक है। इसके अंदर से आपको सीड्स मिलता है ना। और इसका लीफ है। पिक्चर देखिए, हम आगे डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये उसकी पिक्चर देखने को आपको मिलेगी। ये जो है टोटल, ये जो है ये टीक का पूरा ट्री हो गया है ना। ये जो टीक का ट्री है, ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। इसके लीफ जो होते हैं काफ़ी जो है बड़े बड़े लीफ होते हैं ना, ये आप देखोगे। और जो इसका लीफ आपको देखने को मिलेगा, जब आप इसको ऊपर आप इसको टच करोगे, छुओगे, तो आपको एक साइड से इसको आपको क्या रफ जैसा आपको देखने को मिलेगा ना। चौड़े चौड़े पत्तियां होती हैं। ये देखो, ये बेसिकली जो इसका फ्रूट हो गया, और ये इसकी टिम्बर हो गई, है ना। साल और जो टीक हो गया हमारा, ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टिम्बर हो जाते हैं। टिम्बर के बात अगर हम लोग करें टिम्बर के रिस्पेक्ट में, तो जो साल और टीक होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही साथ हमारा जो शीशम है, शीशम भी एक इम्पॉर्टेंट ट्री स्पीसीज है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग टेक्टोना ग्रैंडिस की बात करते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनने वाला है, ये इधर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि मान के चलो, वो आपसे पूछ लिया कि मान लो टेक्टोना ग्रैंडिस है, इसकी फेनोलॉजी एंड मान लो कि सिल्वीकल्चर कैरेक्टर्स आपसे पूछ लिया, ठीक है। या मान लो कहीं ये पूछ लेते हैं कि पूरी की पूरी आप ट्री के बारे में डिस्क्राइब करो, और नंबर दे रखा है आपको 8 मार्क्स या 10 मार्क्स में दे रखा है, ठीक है। चूंकि आपको जो मेंस का पेपर होगा, उसमें आपको जो जो क्वेश्चंस वगैरह है इस तरह से लिखने पड़ेंगे। तो इसमें हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, अप्रोच क्या होगा हम लोग का, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे साइंटिफिक नेम से, ठीक है। साइंटिफिक नेम से आप क्या करोगे, इसको आप साइंटिफिक नेम है, तो साइंटिफिक नेम हो गया इसका हम लोगों का टेक्टोना, है ना, ग्रैंडिस। देखिए, जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी से है तो वो समझ सकते हैं कि जो साइंटिफिक नेम लिखते हैं उसका एक नोमेनक्लेचर का एक रूल होता है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो जो टेक्टोना ग्रैंडिस है, ठीक है, तो जो हम लोग जो ट्री का नेम लिखते हैं, इसमें आपको जो पहला जो ले है, इसमें क्या है, ये कैपिटल से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखो, ये मैंने क्या कर रहा है, स्मॉल जी लिखा, ठीक है। तो हमेशा आपको यहाँ स्मॉल ही लिखना है, और लिखने के बाद अंडरलाइन कर देना है, ठीक है, सेपरेट अंडरलाइन करना। तो ये नोमेनक्लेचर का कुछ रूल होता है ना। तो नोमेनक्लेचर का रूल आपको जरूर से जरूर फॉलो करना। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मार्क्स डिडक्ट वो कर लेंगे। मान के चलो हाफ मार्क्स से डिडक्ट हो गया, तो मार्क्स मैटर करता है। कॉमन नेम यहाँ पे हम लोगों ने बात करा, इसे सागवान कहते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका। इसके बाद फैमिली की अगर हम बात करें, तो ये फैमिली जो है ये आपको देखने को मिलेगी, वर्बिनेसी फैमिली जो है इसका, ये वर्बिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो जो टीक है ना, ये देखिए एक्चुअली क्या है, बर्मा का नेटिव है, ठीक है। जो बर्मा जो कंट्री है, उसकी ये नेटिव स्पीसीज है। नेटिव स्पीसीज क्या होती है कि वहाँ की ये, वहाँ आप समझ लो ऐसे कि जैसे हम लोग इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग अपने आप को क्या बोलते हैं कि वी आर इंडियंस, ठीक है, वी इंडियंस। अब ये जो ट्री है, बेसिकली इसका ओरिजिन अगर हम लोग देखें कि ओरिजिनेट ये कहाँ से हुआ, तो ये बर्मा से ओरिजिनेट हुआ था, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इसका नेटिव प्लेस जो है बर्मा है, ठीक है। बट हाँ, इंडिया में भी इसकी कल्टीवेशन देखने को मिलती है ना। इसकी कंटिन्यू यहाँ जो है, ये इंडिया में आपको इसको डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि कुछ रीजन है जहाँ की देखिए, आप मध्य प्रदेश में आपको टीक के फॉरेस्ट मिल जाएंगे, कर्नाटका में मिल जाएंगे, देन महाराष्ट्र में मिल जाएंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश,
केरला में आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो है आर्टिफिशियल प्लांटेशन जो हम लोग रेज करते हैं, ये आपको यूपी में, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, असम में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये प्लांटेशन है, ये हम लोग इस क्या करते हैं, आर्टिफिशियली जो है हम लोग आर्टिफिशियल प्लांटेशन यहाँ करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं। देखिए यहाँ जो है मेरी जो वीडियोस है उसमें आप में से किन कुछ लोगों का जो है ये कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी में भी वीडियोस को आप ट्राई करो बनाने की। तो देखो, जो बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ हिंदी में ये जो पहली लेक्चर है जिसमें मैं हिंदी में आपको ये लेके आया हूँ, लेकिन बेसिक जो क्या है कि जितने भी बुक्स है ना, जितने भी आपके बुक्स वगैरह है जो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है, आप चले जाओ, जो स्टैंडर्ड बुक है, इधर एल एस खन्ना ले लो, है ना, एल एस खन्ना की बुक है, या फिर जो आपकी जो एक बुक है मनिका नंदन की। ठीक है, मनिका नंदन की जो बुक है, जनरली जो आईएफएस वालों के लिए ये कंसिडर करा जाता है, आईएफएस के लिए लिखी गई है, प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल होती है मनिका नंदन। ठीक है, तो ये मनिका नंदन जो है क्या है कि जितने भी फॉरेस्ट्री के पार्ट है सारों को ये कंबाइन एक बुक में इन्होंने लिख रखा है ना। एल एस खन्ना जी जो है इन्होंने सेपरेट सेपरेट लिख के रखा है, एक थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सिल्वीकल्चर, देन सिल्वीकल्चरल सिस्टम है, और इस तरह काफी सारी है, फॉरेस्ट मेंसुरेशन है, फॉरेस्ट यूटिलाइजेशन है ना, फॉरेस्ट बायोलॉजी है, ट्री इम्प्रूवमेंट है। तो ये अलग अलग काफी सारे बुक है। तो जितने भी बुक्स है ना वो सारे के सारे आपको क्या है कि इंग्लिश में मिलेंगे। ठीक है, इंग्लिश में मिल जाएंगे। और जितने भी जो आपकी मान के चलो जो बीएससी वगैरह है, जो बीएससी की डिग्री फॉरेस्ट्री वगैरह में है, आपको देखने को मिलेगा कि सारे के सारे इंग्लिश में चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो हिंदी वाला है ना इसमें थोड़ा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको हिंदी में भी मैं ये वीडियो सीरीज जो है चल रही है हम लोगों की, इसको मैं आपको आसान भाषा में समझा सकूं। तो देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वितरण, तो वितरण कहाँ से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप सबसे पहले वैज्ञानिक नेम जो है यहाँ पे देखो, तो साइंटिफिक नेम है ये हमारा वैज्ञानिक नेम हो गया, कॉमन नेम, सामान्य नेम, सामान्य नाम, और फैमिली जो है आप फैमिली इसको लिख के कर सकते हो। ठीक है, वितरण में बात करेंगे तो जो सागौन है, सागौन का वृक्ष जो है वो बर्मा का देशज है। देशज मीन्स कि यहाँ नेटिव है। ठीक है, भारत में इसकी वितरण जो विखंडित है, दैट मीन्स कि अनकंटिन्यूअस, मैंने बताया ना कि वो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, प्रमुख सागवान वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, है ना, आदि में पाए जाते हैं। इसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में वृक्षारोपण के रूप में उगाया जाता है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे जो वृक्षारोपण है हमारा हो गया प्लांटेशन। ठीक है, जो ये जो वीडियो होने वाली है हम लोगों की, जो एज कम्पेयर टू अर्लियर वीडियो थोड़ी लंबी होगी, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को दोनों लैंग्वेज में समझाते चलूंगा, क्योंकि व्यूअर्स के कमेंट है कि हिंदी में भी सर बताइए। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करेंगे क्लाइमेट की। तो क्लाइमेट जो है क्या है, तो देखिए जो टीक है ना उसके लिए जो एक सुटेबल क्लाइमेट जो है, उसकी जो टीक है वो बेस्ट क्लाइमेट माना जाता है कि उसको क्या है, मॉइस्ट वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, फॉर इट्स प्रॉपर ग्रोथ। रेनफॉल की अगर हम बात करें तो रेनफॉल का जो रेंज है वो मैक्सिमम 500 सेंटीमीटर और मिनिमम 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्टिमम जो रेंज है, ऑप्टिमम जो रेंज है वो होती है 200 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी तरह टेम्परेचर में अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस आपको देखने को मिलेगी टीक के केस में। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो ऑप्टिमम जो यहाँ पे होती है, ऑप्टिमम जो होती है 25 डिग्री सेल्सियस के 35 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज रहती है टीक की। ठीक है, एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें, एल्टीट्यूड जो आप ऊंचाई से समझ लो, तो बेस्ट जो टीक है वो आपको देखने को मिलेगा 800 मीटर तक। ठीक है, 800 मीटर के अराउंड आपको जो बेस्ट एकदम हैंडसम क्वालिटी का टीक आपको देखने को मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं है, टीक आप ऊपर जाओगे तो 1200 मीटर तक भी आपको देखने को मिलेगा। बट अगर गुड क्वालिटी टीक में बात करूँ तो 800 मीटर के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा। एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो एस्पेक्ट से देखिए कुछ ज्यादा लेना देना है नहीं टीक का। ठीक है, जो नॉर्दर्न एस्पेक्ट, साउदर्न एस्पेक्ट की हम लोग बात करते थे। ठीक है, जो एस्पेक्ट जो आप ऐसे समझो कि जो स्लोप होता है ना जैसे ये देखो माउंटेन का स्लोप है, तो जो स्लोप का फेस होता है, ठीक है, क्या होता है, मैंने क्या बोला, स्लोप का जो फेस होता है। ठीक है, स्लोप का जो फेस होता है उसी को हम एस्पेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो जनरली एस्पेक्ट से कोई ज्यादा उतना इम्पैक्ट पड़ता नहीं है।
बट हाँ ये जो टीक है रिलेटिवली आपको लोअर एलिवेशन पे देखने को मिलेगा, ठीक है। टोपोग्राफी की अगर हम बात करें तो जनरली ये क्या है कि ये आपको देखने को मिलेगा अंडुलेटिंग और फ्लैट टेरेन में भी देखने को आपको मिल जाता है, ठीक है। अंडुलेटिंग एरिया में भी मिलेगा और फ्लैट टेरेन्स में भी आपको देखने को मिलेगा। जियोलॉजी एंड सॉइल की हम बात करें तो ये सैंडी और क्लेई सॉइल में होता है, बट ध्यान रहे कि अगर एक्सट्रीम लेवल पे अगर क्लेई सॉइल है तो वहां पे भी इसको इशू देखने को मिल जाता है, ठीक है। सॉरी। सॉइल की पीएच वैल्यू की अगर हम बात करें, ठीक है, पीएच वैल्यू की बात करें तो ये 6.5 से 7.5 जो वैल्यू रहती है इसकी पीएच की सूटेबल मानी जाती है ना। इसके साथ ही साथ जो हम लोगों ने अपना एक ब्रह्मास्त्र मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आप एग्जाम में फंस जाओ, ठीक है, कोई ट्री स्पीसीज लिख रहे हो और उसमें अगर आपने देखा है कि जियोलॉजी एंड सॉइल में आप मेंशन कर रहे हो और आप भूल गए कि कौन सा सॉइल जो है सुटेबल है, आप सिंपल लिख देना वेल ड्रेन्ड सॉइल, ठीक है, लूज सॉइल, ये लिख दो, आपका मार्क्स कटेगा नहीं, डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये सब मैं आपको बताते जाता हूँ, ठीक, सो दैट कि आप दूसरों से बेहतर परफॉर्म कर पाओ, ठीक है। एसोसिएट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए जो एसोसिएट्स क्या होते हैं, एसोसिएट्स में मैं फिर बता रहा हूँ, मैंने बेस्ट फ्रेंड वाले एग्जांपल से समझाया था। क्या होता है कि जब आपका कोई परम मित्र है, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड है, तो वो क्या होता है जहां जहां आप जाओगे वो भी उसका भी प्रेजेंस देखने को मिल जाता है, ठीक है, चाहे आप बदमाशी कर रहे हो कुछ अच्छा काम कर रहे हो। उसी प्रकार क्या होता है कि जो एसोसिएट्स है ना, कि जहां आपको टीक का फॉरेस्ट दिखेगा वहां आपको इन सभी ट्री स्पीसीज में भी एक आपको वो ट्री के वैरायटी दिख जाएंगे। अडीना कार्डिफोलिया, इसको हम लोग कॉमनली हल्दू कहते हैं, ठीक है। देन आपको टर्मिनेलिया की स्पीसीज दिख जाएगी। टर्मिनेलिया की स्पीसीज में आपको टर्मिनेलिया बेलिरिका दिख जाएगा, ठीक है। टर्मिनेलिया चेबुला दिख जाएगा, ठीक है। टर्मिनेलिया बेलिरिका चेबुला जो है हर्रा बहर्रा हम लोग कहते हैं, ठीक है। उस पर डलबल्जिया लेटिफोलिया, डलबल्जिया लेटिफोलिया को हम लोग ब्लैक शीशम कहते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये ब्लैक शीशम कहाँ से आ गया, तो जब हम शीशम वाली वीडियो को डिस्कस करेंगे तो उसमें हम बताएंगे शीशम जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं ब्लैक शीशम, एक नॉर्मल शीशम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये हिंदी वालों के लिए मैंने लिख रखा है, देखिए जलवायु, ठीक है। जलवायु क्या है, सागौन सबसे अच्छे से नम और जो गर्म आपका उष्ण कटिबंधीय जलवायु में पनपता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वर्षा तो देखिए अधिकतम 500 सेंटीमीटर, न्यूनतम 100 सेंटीमीटर। इसी तरह तापमान आपको देखने को मिल जाएगा, अधिकतम ये है, ठीक है, अधिकतम 40 और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। ऊंचाई तो सबसे अच्छा सागौन आपको 800 मीटर पर उगा देखने को मिलता है, हालांकि 1200 मीटर तक भी ये पाया जाता है। संक्षेप, संक्षेप यहाँ मतलब हो जाता है एस्पेक्ट, ठीक है। तो संक्षेप से तो उतना लेना देना है नहीं, बट यहाँ क्या है, ये अपेक्षाकृत निम्न ऊंचाइयों पे आपको पाया जाता है। भू आकृति की बात करें, दैट मीन्स कि आपका टोपोग्राफी, तो ये लहरदार, लहरदार दैट मीन्स अंडुलेटिंग। ये देखिए ये एक प्लेन एरिया और ये एक अंडुलेटिंग प्लेन है, ठीक है। तो लहर की वेव लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, इसलिए लहरदार और समतल दोनों प्रकार की भू आकृतियों पर यह पनपता है, तो दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे। भू विज्ञान और मृदा की बात करें, दैट मीन्स की जियोलॉजी एंड सॉइल की बात करें, तो बालू मिट्टी से लेकर चिकनी मिट्टी, ठीक है, चिकनी मिट्टी दैट मीन्स क्लेई सॉइल, बालू मिट्टी दैट सैंडी सॉइल, ठीक है। मृदा का पीएच वैल्यू 6.5 से 7.5 आपको देखने को मिलेगा। अच्छी तरह जल निकासी वाली मिट्टी, जल निकासी वाली मिट्टी दैट मीन्स की क्या, यहाँ पे आपका वेल ड्रेन्ड होता है, ठीक है, दैट मीन्स वेल ड्रेन्ड सॉइल में आपको देखने को मिल जाएगा। सहकारी वृक्ष की अगर हम बात करें, दैट मीन्स की क्या है, ये आपका एसोसिएटेड, ठीक है, एसोसिएटेड ट्री स्पीसीज की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए आदीना कार्डिफोलिया, अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो ये आप आदीना कार्डिफोलिया लिख लोगे, है ना। टर्मिनेलिया प्रजाति दैट मीन्स टर्मिनेलिया चेबुला हो गया, है ना, आपका चेबुला हो गया। देन टर्मिनेलिया बेलेरिका हो गया, उसके बाद डलबर्जिया लेटिफोलिया हो गया, तो ये सभी ट्री स्पीसीज हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फेनोलॉजी की, ठीक है। फेनोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं, तो फेनोलॉजी में देखिए हम लोग बात करते हैं कि जो ट्री है उसका लीफ फॉल कब हो रहा है, लीफ पत्तियां कब आ रही है, ठीक है, फ्लावरिंग कब हो रहा है, फ्रूटिंग कब हो रहा है, जर्मिनेशन का क्या स्टेटस है। तो इन सभी चीजों को हम लोग फेनोलॉजी में देखते हैं, ठीक है। तो जनरली देखिए जो लीफ फॉल होता है ये कब आपको देखने को मिलता है, तो ये नवंबर मंथ से जनवरी मंथ में आपको देखने को मिलेगा ड्राई एरिया में, ठीक है। कहाँ पे, ड्राई एरियाज में आपको नवंबर से जनवरी में लीफ फॉल देखने को मिलता है, बट मॉइस्ट लोकेलिटी में आपको ये मार्च के मंथ में लीफ फॉल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं कि दोबारा नई पत्तियां कब आती है, तो अप्रैल टू जून में दोबारा नई पत्तियां आ जाती हैं इसमें। लीफ रिमेन लीफलेस, दैट मीन्स यहाँ पे आपको होना चाहिए टीक, सॉरी यहाँ पे मैंने ये टीक होगा, टीक रिमेन लीफलेस ड्यूरिंग समर सीजन। ठीक है, समर सीजन में क्या होता है, जनरली आपको देखने को मिल जाएगा जो हमारा टीक है वो क्या होता है, लीफलेस रहता है ना, कंप्लीटली लीफलेस आपको समर सीजन में देखने को मिल जाएगा। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की अगर हम बात करें तो जून से सितंबर के बीच में ये आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगा टीक में, सागवान में। और फ्रूटिंग की हम बात करें तो नवंबर टू जनवरी के महीने में आपको फ्रूटिंग इसमें देखने को मिल जाएगा। जर्मिनेशन का क्या स्टेटस है, तो जैसे ही सीड जो है फॉल होती है तो जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जर्मिनेशन में जो है नेचुरल जो है ये जो आपका जो जर्मिनेशन है ये नेचुरली होता है। नेचुरली होगा तो उसमें क्या होता है, जो हमारा सीड होता है जो टीक का, ये काफी ज्यादा सख्त होता है, तो सीड डोरमेंसी ब्रेक होने में कुछ टाइम लगती है ना। इसके साथ ही साथ हम लोग जब आर्टिफिशियली उसको आप ग्रो करते हैं प्लांटेशन में, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जो सीड है ना उसकी डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं। ठीक है, डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं, उसके लिए फर्दर ट्रीटमेंट्स है, सभी पे हम लोग बात करेंगे। चलिए, इसके बाद है सिल्वीकल्चर कैरेक्टर। सिल्वीकल्चर कैरेक्टर में हम लोगों ने बात करा है कि हम लोग बात करते हैं कि वो जो ट्री है उसके लाइट के साथ कैसे रिलेशन है, दैट मीन्स वो लाइट के साथ क्या है, लाइट डिमांडर है या शेड बियर है। लाइट डिमांडर, शेड बियर, इन सभी चीजों के लिए जो हमारी शुरुआती लेक्चर्स है, ठीक है, जो बेसिक्स हम लोगों का लेक्चर चल रहा है, ये सीरीज जो चल रही है, उन वीडियोस को आप लोग एक एक करके जरूर से देखें, ज्यादा नहीं, आपको 40 मिनट्स है ना, 40 मिनट्स के अराउंड एक एक वीडियो बनी हुई है। उससे क्या होगा कि आपका जो बेस है ना, जब आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका बेस जो होता है ना वो स्ट्रांग होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेस आपका स्ट्रांग रहेगा तो आपकी आगे जो आपकी जो मकान है, जो आप बिल्डिंग्स है, वो अच्छी मजबूती मिलती है। तो उन सभी वीडियोस को आप लोग देखो तो आपको समझ में आएगा लाइट डिमांडिंग स्पीसीज क्या है, शेड बियर स्पीसीज क्या है, इन सभी पे डिटेल में बन चुका है लेक्चर। अगर मैं इस वीडियो में बनाने चाहूँ बताऊं तो काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा, बट फिर भी देखिए, जो लाइट डिमांडिंग स्पीसीज क्या होती है कि वो इनिशियल स्टेज में, इधर मान के चलो वो सीडलिंग स्टेज में हो, ठीक है, जो हमारा सीडलिंग स्टेज है, या फिर वो आपका सैपलिंग स्टेज में है ना, या पोल स्टेज में है, तो इन सभी स्टेजों में क्या होता है कि उसको लाइट काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है फॉर इट्स ग्रोथ, है ना। ग्रोथ दैट मीन्स क्या कि अच्छा खासा ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है वेरी स्ट्रॉन्ग, जो है आपका वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर स्पीसीज है। ठीक है, ड्राउट की अगर हम बात करें तो ड्राउट के रिस्पॉन्स में आपको ये देखने को मिले एक्सट्रीम ड्राउट सेंसिटिव है। अगर हल्का सा भी सूखा वगैरह आता है तो पूरा का पूरा जो आपका टीक वगैरह है, टिम्बर वगैरह, ट्री वगैरह जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता। ठीक है, विंड की अगर हम बात करें तो ये मॉडरेटली विंड फार्म होता है। मॉडरेटली विंड फार्म दैट मीन्स क्या है, क्वालिटी होती है ट्री स्पीसीज की कि अगर वो जो आप विंड चल रहा है, जो हमारा विंड है, उसको कैसे रजिस्ट करे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हवा चला और वो ट्री क्या हुआ, ट्री को उखाड़ के लेके चले गई, तो वो विंड सेंसिटिव हो जाएगी। ठीक है, बट विंड फार्म दैट मीन्स कि क्या, वो रजिस्ट करता है उस चीज को। अब आगे हम बात करते हैं, चलिए हिंदी वाले भी देख लीजिए, इसमें क्या है, फेनोलॉजी को आपको ऐसे ही फेनोलॉजी लिख लेना है। ठीक है, पत्ती गिरना कब शुरू होता है, तो ये देखिए शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क क्षेत्रों में, ड्राई एरियाज में नवंबर से जनवरी। ठीक है, नम क्षेत्रों में ये मार्च में देखने को मिलता है। पत्ती नवीकरण आपको कब देखने को मिलेगा, अप्रैल से जून तक देखने को मिलेगा। गर्मी के मौसम, गर्मी मौसम दौरान आपको ये पत्तियां रहित रहती है, कौन, यहाँ पे आप लिख देना टीक। ठीक है, यहाँ मिस हो गया था। इसके बाद आप बात करो फूलना और फलना। ठीक है, फूलना और फलना डेट मीन्स फ्लावरिंग और फ्रूटिंग, इसको आप फलन भी, हाँ, आप फूलना और फलना ये सही है। क्रमशः इसमें आप देखिए कि जून से सितंबर तक, ठीक है, जून से सितंबर वाला जो ये डेट है, ये आप इसमें आपको क्या होता है, जून से सितंबर में आपको फूलना, ठीक है, दैट मीन्स फ्लावरिंग देखने को मिलता है। और नवंबर से जनवरी में ये आपको जो है जो फलना है ये देखने को मिलता है, फ्रूटिंग लगता है। ठीक है, अंकुरन दैट मीन जर्मिनेशन क्या है, बीज गिरने के बाद ही जो जर्मिनेशन, अंकुरन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, वन प्रबंधन चरित्र, वन प्रबंधन चरित्र, देखिए मैंने आपको बताया ना कि हिंदी वालों में चूंकि क्या है कि हिंदी में जो बुक्स वगैरह है नहीं, ठीक है, तो जो सिल्वीकल्चर कैरेक्टर है, सिल्वीकल्चर को हम लोग कहते हैं वन प्रबंधन। ठीक है, और कैरेक्टर डेट मीन चरित्र, तो इसलिए यहाँ पे जो है ये आ गया आपका वन प्रबंधन चरित्र। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग जो है आगे जो वीडियोस बनेगी हिंदी में भी मैं बनाते चलूंगा साथ साथ। बट मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग हिंदी में, हिंदी वाले जो हिंदी में लिखना चाह रहे हैं पेपर,
मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक बार कोशिश करो कि इंग्लिश में जो है ना पेपर लिखने की कोशिश करो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो इंग्लिश का एक बेनिफिट क्या होता है ना कि देखो जितने भी बुक्स है, ठीक है, जितने भी बुक्स है ऑलरेडी क्या है, सारे के सारे इंग्लिश में है। तो जितने भी आप मान के चलो कि जितने भी आपकी जो कॉपीज वगैरह जो आप लिखोगे मेंस के पेपर, चेक कौन करेगा? चेक अल्टीमेटली तो प्रोफेसर ही करेंगे, है ना? प्रोफेसर ही करेंगे जो कि क्या फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड से हो, फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड से। और जब सारी की सारी जब बुक्स इंग्लिश में है तो जो प्रोफेसर है वो हिंदी क्या समझ पाएगा, है ना? तो इसलिए आप कोशिश करो कि इंग्लिश में करो, ठीक है, बट समझ आने के लिए मैं हिंदी में भी बना रहा हूँ, बट आप एक बार कोशिश करना इंग्लिश में लिखने की, ठीक है। प्रकाश की देखो वन पर हाँ, प्रकाश जो लाइट हो गया हमारा, तो बहुत मजबूत प्रकाश की आवश्यकता होती है, ठीक है, दैट मीन्स की स्ट्रॉन्ग लाइट डिमांडर है। सूखा जो हमारा है ये अत्यधिक संवेदनशील है, जैसे ड्राउट के प्रति, ठीक है। पवन यहाँ पे क्या है कि जो हमारा मध्यम रूप से पवन प्रतिरोधी है, दैट मीन्स मॉडरेट, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। सॉरी, ये देखिए हम लोग फ्रॉस्ट की बात करते हैं। फ्रॉस्ट क्या होता है कि जब देखिए हमारा जो टेम्परेचर होता है ना, सॉरी से, हाँ, ये देखिए जो हमारा टेम्परेचर होता है ना, जब वो बिलो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, जब टेम्परेचर जो होता है बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाता है ना, तो क्या है वो फ्रॉस्ट का रूप ले लेता है, ठीक है। तो जब फ्रॉस्ट होगी ना तो वो क्या होता है कि जो हम लोग कॉमनली इसको क्या बोलते हैं, पाला पड़ना, ठीक है। कॉमनली आप लोग समझो पाला पड़ना। आलू वगैरह के खेतों में पाला पड़ने की समस्या देखी जाती है। तो ये फ्रॉस्ट सेंसिटिव होता है, ठीक है। फ्रॉस्ट अगर पड़ेगा तो ट्री को काफी ज्यादा हार्म होता है, नुकसान होता है। फायर की अगर हम बात करें तो ये फायर के किस्म क्या, फायर रेजिस्टेंट है, डेट मीन्स क्या कि फायर से इसको सॉरी, फायर से क्या है कि इसको नुकसान तो होता है बट उतना जल्दी नुकसान नहीं होता, डेट मीन्स कुछ हद तक ये रेजिस्टेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। बात करते हैं एनिमल इंजुरी की, ठीक है। एनिमल कौन कौन से एनिमल से इसको नुकसान पहुंचता है ना? तो रैट्स हो गए, पिग्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, डियर्स हो गए, तो इन सभी चीजों से आपको क्या है, नुकसान होता है टिक को। इंसेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपको डिफोलिएटर है। डिफोलिएटर्स जो होते हैं उसमें एक मैंने नाम लिख रखा है, ठीक है, हैप्लिया मैकेरिलिस, ठीक है। तो ये जो एक डिफोलिएटर है इसके कारण आपको टीक में जो है काफी ज्यादा इशू देखने को मिलता है, इंसेक्ट जो है। देन प्लांट पैरासाइट की अगर हम बात करें, लॉरेंथस लॉन्जीफ्लोरा, ठीक है, यहाँ अंडरलाइन आप लोग कर देना, ठीक है। जैसे कि देखो ये मैं पीपीटी में बना के रखा हूँ, तो इसलिए आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि जहां भी साइंटिफिक नेम मैंने लिखा है ये देखो लैटिन में आपको दिखेगा, लैटिन में दिखेगा। और यहाँ आप देखो ये मैंने जनरल लिखा है। तो जब आप अंडरलाइन नहीं कर पाते हो तो हम लोग उसको लैटिन में लिखते हैं, बट जब आप एग्जामिनेशन में लिख रहे हो तो आप क्या करना, अंडरलाइन जरूर करना, ठीक है। इसके बाद अगला हम लोग बात करते हैं कॉपिसिंग की और पोलार्डिंग की, ठीक है। तो कॉपिसिंग पावर और पोलार्डिंग पावर जो है इस ट्री में आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है, ग्रेट कॉपिसिंग एंड पोलार्डिंग पावर, ठीक है। कॉपिसिंग पोलार्डिंग क्या होती है, ये सभी जो नए व्यूवर्स है उनके लिए नया होगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि एक बार आप जो है सीरीज चल रही है पुराने वीडियोस को एकदम देखते चलो, स्टेप बाय स्टेप अगर चलोगे आप ना, है ना। जैसे कि मान के चलो आपको सीढ़ी चढ़ना होता है तो आप ऐसा नहीं करते हो कि सीधा जंप कर जाते हो ना, जंप करने से क्या होगा, चोट लग जाएगी। तो क्या आप स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है। कॉपिसिंग क्या होता है कि जब आप कोई ट्रीज को काटते हो, ठीक है, मान के चलो ट्री आप यहाँ से इसको फेल कर दे रहे हो, तो फेल करने के बाद क्या होता है, इसकी कितने ज्यादा शूट जो है शूट्स निकल आते हैं, ठीक है। तो कॉपिसिंग पावर इसी को कहते हैं, इसको इस एबिलिटी को कॉपिसिंग कहते हैं, ठीक है। पोलार्डिंग भी वो क्या होता है, एक सर्टेन हाइट होती है, उस हाइट पे हम लोग काटते हैं सो दैट की ग्रेजिंग और ब्राउजिंग की इशू देखने को ना मिले, उस केस में हम लोग पोलार्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो टीक के पास जो है कॉपिसिंग और पोलार्डिंग की पावर काफी ज्यादा अच्छी है। नेचुरल रिजनरेशन की अगर हम लोग बात करें तो देखिए नेचुरल रिजनरेशन में कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला क्या है कि क्लाइमेट, ठीक है। अब देखिए क्लाइमेट जो है मॉडरेट क्लाइमेट होना चाहिए फॉर नेचुरल रिजनरेशन, उसको सपोर्ट करने के लिए। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर अगर ज्यादा हाई हो गया तो नेचुरल रिजनरेशन जो है थोड़ा मंदा पड़ जाएगा, थोड़ा आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ जो सॉइल की कंडीशन क्या होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, ठीक है। उसके उसके साथ ही साथ अगर जहाँ पे जो एरिया है पर्टिकुलर जो एरिया, अगर वहाँ बैम्बू का ग्रोथ पहले से है, ठीक है, बैम्बू की प्लांटेशन कुछ है थोड़ी बहुत, तो वो देखा गया है ऐसा, ठीक है, रिसर्च में कि जो वहाँ की नेचुरल रीजनरेशन होती है ना उस आपकी टीक की, वो काफी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है।
देन फायर की हम बात करें तो जो ड्राई एरिया में वहां तो आपका फायर अगर लग गया तो नेचुरल रिजनरेशन पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। बट मॉइस्ट एरिया की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या करता है, जो छोटा मोटा जो आप एक तरह से बात करो कि कंट्रोल्ड बर्निंग जो है वो क्या करती है, वीड के जो ग्रोथ है उसको सप्रेस करके रखती है, ठीक है। चलिए देखिए हिंदी में भी हम लोग एक बार देखते चलते हैं इसको। पाला दैट मीन्स फ्रॉस्ट, ठीक है। पाला क्या है, पाला से ये संवेदनशील है, जो टीक है हम लोग का। आग की बात करें तो आग प्रतिरोधक है, आग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें। पशु चोट दैट मीन्स क्या, पशु से जो नुकसान होना, या पशु हानि भी आप लिख सकते हो ना, पशु पशु हानि लिख सकते हो, तो चूहे से है, सुअर से है, हाथी से, हिरन से है। कीट की हम लोग बात करें, कीट हानिया सॉरी, कीट हानि अगर आप लोग लिखो तो देखो ये है हैप्लिया माइक्रोलस, ठीक है। देन पादप परजीवी, यहाँ पे पौधा जो है आपका परजीवी जो पौधे हैं उसमें आपका क्या है, लॉरेंथस आपका हो गया लॉन्गी फ्लोरा, ठीक है। देन आप कॉपेसिंग एंड पोलार्डिंग, ये देखो कॉपेसिंग एंड पोलार्डिंग, कुछ कुछ जो वर्ड्स है ना वो आपको इंग्लिश जो है वो एज टू एज हिंदी में भी वही लिख रहा होगा। जैसे हमारा क्या था, कॉपेसिंग था तो कॉपेसिंग होगी। देन यहाँ पे पोलार्डिंग थी तो पोलार्डिंग हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या उत्कृष्ट कॉपेसिंग एंड पोलार्डिंग शक्ति आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राकृतिक पुनर्जनन, दैट मीन्स की नेचुरल रीजनरेशन। यहाँ पे क्या नेचुरल रीजनरेशन, देखो जो जलवायु उसको क्या चाहिए, मध्यम जलवायु चाहिए, उच्च तापमान नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दैट की प्रॉपर इसका ग्रोथ आपको देखने को मिले। यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं इसको कि विभिन्न, है ना, विभिन्न घटक, ठीक है, विभिन्न घटक जो कि क्या है, प्राकृतिक पुनर्जनन को प्रभावित करते हैं। जलवायु हो गई, मिट्टी हो गई, मिट्टी में क्या अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी होनी चाहिए, ठीक है। बांस का मध्यम विकास भी इसके पुनर्जनन के लिए लाभकारी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ये जो है ये थोड़ा जो लाइन है सही नहीं लग रहा है, इसमें आप क्या करना है कि तो आप ऐसे लिख देना कि जो बैम्बू फॉरेस्ट है, ठीक है, बांस का जो पौधा वगैरह है, तो बैम्बू फॉरेस्ट अगर आपको वहाँ देखने को मिले तो वो भी उस एरिया में जो है नेचुरल रिजनरेशन जो है लाभकारी होता है, ठीक है। आग में क्या है कि शुष्क क्षेत्रों में क्या है ये हानिकारक होता है, और नम क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो ये खरपतवार के लिए विकास को रोकती है, ठीक है। चलिए आर्टिफिशियल रिजनरेशन की अब अगर हम लोग बात करते हैं, नेचुरल रिजनरेशन हम लोग को देख लिया, आर्टिफिशियल रिजनरेशन की हम लोग बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सीड और सीड कलेक्शन से हम लोग बात करते हैं। अब देखो क्या है कि सीड कलेक्शन क्या होता है कि सबसे पहले जो सीड्स वगैरह जो सरफेस पे गिरते हैं, है ना, ग्राउंड पे गिरते हैं, आप सीड कलेक्ट कर लो वहां से। सीड कलेक्शन के बाद क्या करते हैं, सीड कलेक्शन के बाद हम लोग क्या कर लेते हैं कि जो सीड कलेक्ट हो जाता है उसको हम लोग प्री ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि जो सीड होती है ना, सीड की जो आप सरफेस होती है वो काफी ज्यादा हार्ड होती है, ठीक है। जब हार्ड होगी तो क्या है, उसको आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ट्रीटमेंट जो है काफी सारी ट्रीटमेंट होती है, जैसे स्कॉल्चिंग हो गया, इमर्शन हो गया, देन अल्टरनेट ड्राइंग एंड सोकिंग ट्रीटमेंट होती है। उसके बाद क्या है, हम लोग जो काव डंग होता है ना उसमें हम लोग सीड्स को डाल देते हैं। इसके साथ ही साथ एसिड ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलता है। ये सब हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि जो सीड होता है ना ये देखो सीड अंदर होता है, इसके ऊपर में क्या होता है कि एक हार्ड लेयर होता है आपका, ठीक है, आपका हार्ड लेयर होता है, ठीक है। तो हार्ड लेयर जो होता है तो वो आपको देखने को क्या मिलता है कि कहीं ना कहीं लेयर होता है, तो वो क्या है कि वो आप देखोगे कि जो जर्मिनेशन है उसमें आपको लेट टाइम लग जाता है। तो पहले क्या होता है, हम लोग डोरमेंसी ब्रेक करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, डोरमेंसी ब्रेक करना पड़ता है। डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए ये सभी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। स्कॉर्चिंग में क्या होता है कि आप क्या करो कि जो सीड्स है उसको हम लोग थोड़ा घिस के उसको क्या करते हैं सो दैट कि वो आसानी से निकले। इमर्जन अल्टरनेट ड्राइंग एंड सोकिंग, क्या करते हैं हम लोग उसको पानी में डालते हैं, फिर उसको धूप में सुखाते हैं। गर्म पानी में डालो, फिर उसको ठंडे पानी में डालो, उससे क्या होता है कि जो आपका लेयर है वो ब्रेक होता है। इसी तरह हम लोग काव डंग में डाल के छोड़ देते हैं, या नहीं तो फिर एसिड ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। ये सभी करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग नर्सरी में लगाते हैं। नर्सरी टेक्निक्स है, ड्राई नर्सरी देखा जाता है, जो महाराष्ट्र और आपके तमिलनाडु में जो आपका जो टीक वगैरह जो ग्रो किया जाता है, इसमें हम लोग ड्राई नर्सरी को फॉलो करते हैं। नर्सरी दो टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी ड्राई ड्राई नर्स एक सेकेंड ना, एक होती है हमारी ड्राई नर्सरी और एक होती है हमारी वेट नर्सरी, ठीक है। तो ये दो तरह की आपको नर्सरी देखने को मिल जाएगी, ठीक है।
के रीजन पे डिपेंड करता है। जहाँ पे वाटर वगैरह का काफ़ी ज़्यादा आपको क्या है कि इशू देखने को मिलता है, वहाँ ड्राई नर्सरी बनाते हैं। और जो जहाँ आपका वाटर इशू, दैट मीन्स की क्या, शॉर्टेज, ठीक है, जो शॉर्टेज है तो वहाँ आपका ड्राई नर्सरी बनाया जाता है ना। तो ये सभी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको क्या है कि जो बेसिकली जो आप सोइंग करोगे, सोइंग का टाइम पीरियड फरवरी से मई में होता है ना, उसमें सो करते हैं। जर्मिनेशन क्या होता है, 7 से 10 दिनों में आपको क्या है वो प्लांट जो है जर्मिनेट हो जाता है ना। साइट ऑफ प्लांटेशन की अगर हम बात करें तो कैसे चूज करते हैं, तो देखो जो साइट होता है ना, वहां पे हम लोग देखेंगे कि क्या सूटेबल कंडीशन, जैसे कि नेचुरल रीजनरेशन जो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जब हम आर्टिफिशियल किसी जो अपने टिम्बर स्पीसीज का हम लोग कल्टीवेशन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग टी का भी यहाँ देख रहे हैं, तो हम सुटेबल कंडीशन देखेंगे। तो लेटेराइट सॉइल नहीं होना चाहिए, क्वार्टजाइट सॉइल नहीं होना चाहिए, क्लेई कॉटन सॉइल नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सैंडी टू क्लेई सॉइल होना चाहिए, ठीक है, सैंडी टू क्लेई सॉइल होना चाहिए, वेल ड्रेन्ड होना चाहिए। तो ये सभी चीजों देखेंगे। इसके बाद क्या है, अगर काफी ज्यादा स्टीप स्लोप है तो ये भी वहां नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमने बात करा है कि चूंकि ये अंडुलेटिंग और फ्लैट टेरेन में देखा जाता है, बट काफी ज्यादा स्टीप स्लोप रहेगा तो वहां पे ये अच्छा खासा आपको रिजनरेशन नहीं देखने को मिलेगा। इसके बाद क्या है कि ऐसे साइट पे आप जाओ, ठीक है। देखिए बेसिकली जो है, अगर आप बात करो बॉटनी की, ठीक है, जो बॉटनी जो सब्जेक्ट है ना, बॉटनी में भी प्लांट से रिलेटेड सारे चीज पे हम लोग डिस्कशन करते हैं ना। जूलॉजी में हम लोग एनिमल से रिलेटेड सारे चीज पे डिस्कस करते हैं, और फॉरेस्ट्री में भी हम लोग प्लांट्स एनिमल्स सारे के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है ना, कि देखो अब यहाँ पे क्या है कि एक फॉरेस्टर जो होता है, एक फॉरेस्टर जो होता है, इसका एक स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए कि वो किसी पर्टिकुलर साइट पे, आप मान के चलो आप कल को दिन आपने जो आप एग्जाम निकाले हो, इधर आप आईएफएस क्वालिफाई कर लो, या बच्चे जेपीएससी में बैठ रहे हैं एसीएफ रेंजर के एग्जामिनेशन में, मान के चलो आप एसीएफ बन गए, ठीक है। तो आप जब जाओगे पर्टिकुलर साइट पे तो आपको इतना अनुभव होना चाहिए कि आप उस वहाँ प्रेजेंट जो वेजिटेशन है, उस वेजिटेशन को देख के बता दो कि वहाँ पे कौन सा टिम्बर स्पीसीज फेवरेबल है, वहाँ ग्रो कर सकता है ना, या उससे पहले रहा होगा। सॉरी। तो ये सभी चीजें आप फॉरेस्ट्री में सीखते हो। देखो ऐसा साइट जहां पे आपको एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस दिख जाए, या टर्मिनेलिया टोमेटोजा दिख जाए, या जाइलिया ज़ाइलोकार्पा दिख जाए, ये 3 ट्री स्पीसीज अगर आपको दिख जाए, तो ये समझ लेना कि वो साइट जो है, वो क्या है, साइट वो साइट जो है ना, वो साइट जो है वो आपकी जो टीक की कल्टीवेशन के लिए वो सूटेबल नहीं है। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं इरेज कर देता हूँ, काफी ज्यादा हौच पौच हो गया, ठीक है। ये आपको इरेज करके मैं समझाता हूँ। ये देखो, चलो मैं आपको अब बताता हूँ। देखो ये 3 स्पीसीज है, जो एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस हो गई, टर्मिनेलिया टोमेटोजा हो गई, या जाइला ज़ाइलोकार्पा हुई, ये 3 ट्री स्पीसीज अगर आपको जिस साइट पे दिख जाए, साइट क्या होती है जहाँ पे आप कल्टीवेशन कर रहे हो, जो एरिया है ना, तो उस साइट पे आप क्या करोगे, वो सूटेबल नहीं होता है फॉर टीक कल्टीवेशन, ठीक है, ऐसा देखा गया है। इसके साथ ही साथ क्या है कि जो हम लोग आप प्लांटेशन कर रहे हो अगर, तो आप क्या करो कि एक कंट्रोल्ड बर्निंग पहले कर दो प्लांटिंग करने से पहले। उससे क्या होता है कि वो जो प्लांटिंग करेगा, जो एसेज है ना, वो एसेज है, वो एक तरह से कहीं ना कहीं बेनिफिशियल इफेक्ट शो करते हैं, है ना, ग्रोथ अच्छा रहता है। वीड वगैरह जो है, इसके साथ ही साथ जो वीड्स होते हैं, सारे के सारे वीड जो है खत्म हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करें प्लांटिंग पैटर्न में, प्लांटिंग पिट्स, अब प्लांट लगा रहे हो आप, प्लांटेशन कर रहे हो, तो गड्ढा तो आप करोगे, तो गड्ढा का जो पैटर्न होता है है ना, 2 मीटर बाय 2 मीटर, 2 मीटर बाय 2 मीटर आपको लो रेनफॉल वाले एरिया में, LR डेट मीन्स लो रेनफॉल एरिया में आपको 2 मीटर बाय 2 मीटर गड्ढा करना है। मीडियम रेनफॉल है तो उस एरिया में आपको 2.5 मीटर बाय 2.5 मीटर, ठीक है। और हाई रेनफॉल एरिया तो आपको 3 into 3 मीटर आपको प्लांटिंग पिट्स बनाने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको प्लांटेशन करना है। ये देखिए, ये हिंदी में हम लोग समझते हैं कृत्रिम पुनर्जनन, दैट मीन्स आर्टिफिशियल रीजनरेशन। यहाँ क्या है, बीज और बीज संग्रहण। तो सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, सीड और सीड कलेक्शन करना है, ठीक है।
इसमें पूर्व उपचार करना है। पूर्व उपचार मतलब प्री ट्रीटमेंट, जैसे उसको जलाना, डुबाना, वैकल्पिक सुखाना और भिगोना, ठीक है। बीज को गोबर और पानी में रखना, अम्ल उपचार, तो ये सभी उपचार है, ठीक है। ये जलाना उपचार है, उपचार आप ऐसे मेंशन कर देना, ठीक है। हिंदी में ये सभी चीजें कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी, उपचार, ठीक है। वैकल्पिक सुखाना और भिगाना, भिगोना उपचार, ठीक है। तो ये सभी चीजें। इसके बाद नर्सरी तकनीक में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हम लोग क्या करते हैं, शुष्क नर्सरी, ड्राई नर्सरी बनाते हैं, ठीक है। बुआई जो है वो आपको फरवरी से मई में देखने को मिलता है। बुआई के 7 से 10 दिनों के बाद अंकुरन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं। इसके बाद अगर आप बात करो रोपण स्थल की, ठीक है, तो रोपण स्थल लेट मीन प्लांटिंग साइट क्या होता है, क्या लेटेराइट मिट्टी जो है वहां आपको देखना है। लेटेराइट, क्वार्टजाइट, चिकनी कपास मिट्टी जो है इसके लिए क्या है, सही जो है वो नहीं मानी जाती है, सही नहीं मानी जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो खड़ी ढलान वाले क्षेत्र पे भी आपका इसको प्लांटेशन नहीं करना है, ठीक है। इसके साथ जो कुछ प्रजातियां हैं, ये देखो आप मैंने लिख रखा है, एम्लिका ऑफिसिनालिस है, टर्मिनेलिया टोमेंटोजा है, देन जाइला जाइलोकार्पा है। तो ये सभी स्पीसीज जो है आप ध्यान देना, ये सभी स्पीसीज अगर जिस आपको साइट पे दिख जाए, ठीक है, साइट पे दिख जाए, वहां पे क्या है कि वहां पे आपका जो है चांसेस कम रहता है। वहां पे जनरली हम लोग ये एक तरह से बैड इंडिकेटर बोला जाता है, इंडिकेटर, ठीक है, बैड इंडिकेटर बोला जाता है, मतलब उपयोगी उतना नहीं होता उस साइट पे कल्टीवेशन करना, ठीक है। रोपण से पहले पूरे क्षेत्र में हल्का आग जला लिया जाता है, सो दैट कि क्या, यहाँ पे आप लिखो वीड ग्रोथ। वीड को आप हिंदी में क्या बोलोगे, वीड को आप हिंदी में बोलोगे खरपतवार, ठीक है, खरपतवार। देखो हिंदी में कितना लेंदी हो जाता है ना, तो हिंदी में आप खरपतवार बोलोगे वीड को। सॉरी। चलिए अब रोपण गड्ढे की अगर हम बात करें तो 2 मीटर बाय 2 मीटर लो रेनफॉल एरिया में, 2.5 मीटर 2.5 मॉडरेट, और 3.3 इंटू 3 इंटू को आपको हाई रेनफॉल एरिया में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल रिजेनरेशन में हम लोग स्टम्प प्लांटिंग करते हैं। देखो जब भी आप टी को डिस्क्राइब कर रहे हो ना सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज में, तो स्टम्प प्लांटिंग को मेंशन करना एकदम कंपलसरी हो जाता है, इसको तो कभी भूलना ही नहीं, ठीक है। क्योंकि आर्टिफिशियल रिजनरेशन जो होता है, आर्टिफिशियल प्रोपगेशन जो होता है टीक का, स्टम्प प्लांटिंग से ही होता है, ठीक है। ये बेस्ट मेथड माना जाता है। इसके साथ ही साथ डोना प्लांटेशन मेथड भी जो है कॉमनली कुछ स्टेट्स में देखने को मिले हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं स्टम्प क्या होते हैं। जनरली देखिए 1 ईयर सीडलिंग्स होता है, 1 साल का ये सीडलिंग होता है, जिसका क्या है कॉलर डायमीटर जो होता है वो 1 से 2 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। कॉलर रीजन क्या होता है, अब आप लोग में से जो व्यूअर्स नए वो बोलेंगे सर कॉलर रीजन क्या, आपने बता दिया। तो देखो पहले वाली जो वीडियोस है ना हमारी, जाके उसको देखो। कॉलर रीजन क्या होता है, देखो मैं बता दे रहा हूँ। ये जो आपका प्लांट है, ठीक है, ये आपका हो गया रूट सिस्टम, ठीक है, ये आपका रूट सिस्टम हो गया, ये आपका ऊपर स्टेम वाला पार्ट हो गया। तो जो ये जो होता है ना रूट और स्टेम का ये जंक्शन, यहाँ से जो आप ऊपर जाओगे 1 से 2 सेंटीमीटर आप जाते हो ना, तो ये होता है आपका, जो इसको बोलते हैं हम लोग कॉलर रीजन, ठीक है। कॉलर रीजन इसको बोलते हैं, इस पार्ट को, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलर रीजन। तो इसकी जो डायमीटर होनी चाहिए वो 1 to 2 सेंटीमीटर, इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि पेंसिल डायमीटर, ठीक है, 1 से 2 सेंटीमीटर डायमीटर होनी चाहिए। तो ये स्टंप कहलाता है। इसके साथ ही साथ दोना प्लांट्स क्या होते हैं कि जो यंग सीडलिंग्स होते हैं, जिसको हम लोग बास्केट्स में रखते हैं, एंड देन उसको हम लोग क्या करते हैं फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। ये जनरली उड़ीसा और मध्य प्रदेश जो हमारा स्टेट है, यहाँ पे डोना प्लांटेशन जो है ये करा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये बात करें तो जो तोंगिया सिस्टम है ना, जो तोंगिया सिस्टम है, ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर है आपके टीक कल्टीवेशन के लिए, आर्टिफिशियल प्लांटेशन के लिए। सिल्वीकल्चर सिस्टम और मैनेजमेंट की अब हम लोग बात करते हैं कि डेट मीन्स की जो हम लोग का जो टीक प्लांटेशन हम लोग कर रहे हैं, ये किस सिल्वीकल्चर सिस्टम के अंदर मैनेज होगा। देखो सिल्वीकल्चर सिस्टम जो है ये खुद पे एक काफी बड़ा टॉपिक है। इसमें हम लोगों ने 6 से आई थिंक 6-7 लेक्चर्स सेपरेट बन चुकी है, जो कि हर एक लेक्चर आप देखोगे 14 मिनट्स की है। तो ये जाके आप देख लो, काफी हद तक आप क्लियर हो जाओगे, क्योंकि एक ही वीडियोस में इतना सारा डिफाइन करना काफी लेंथी हो जाता है। इसमें देखिए क्लियर फेलिंग सिस्टम के अंदर हम लोग मैनेज करते हैं टीक को, इसके साथ ही साथ कॉपी सिस्टम, और इसके साथ ही साथ सिलेक्शन का इम्प्रूवमेंट सिस्टम के अंदर हम लोग टीक प्लांटेशन जो है उसको मैनेज करते हैं। यूटिलाइजेशन की हम लोग बात करें, जो टीक है उसके प्लांट्स जो टिम्बर्स हैं काफी ज्यादा बेस्ट माने जाते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं, फर्नीचर बनाए जाते हैं, जनरल कारपेंटरी वर्क में आप देखोगे, और टिम्बर इंडस्ट्री में भी आपको इसको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हिंदी में देख लेते हैं। सॉरी।
हिंदी में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कटाई और रोपण, ठीक है। कटाई रोपण दैट मीन्स ये क्या है, ये आप देख लो यहाँ पे स्टम्प प्लांटेशन, ठीक है। स्टम्प प्लांटेशन आप ये क्या कर लो, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे इसको ऐसा ही कर देना, आप यहाँ पे इसको हिंदी में ही लिख देना, स्टम्प लिख देना, स्टम्प प्लांटेशन, ठीक है। स्टम्प प्लांटेशन लिख के आप उसको ब्रैकेट में कर देना, सो दैट कि पता चले कि हाँ बच्चा जो है वो स्टम्प प्लांटेशन को रेफर कर रहा है। सबसे अच्छा तरीका है स्टम्प प्लांटेशन, ठीक है। साथ ही साथ डोनारोपण भी किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कटी हुई जो पौधा है उसको आप डिफाइन कर दो कि स्टम्प, यहाँ पे कटी हुई पौधे की जगह आप लिख देना स्टम्प लिख देना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 1 वर्ष पुरानी पौधा होनी चाहिए, कॉर्नर क्षेत्र का व्यास जो है 1 से 2 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोना पौधा क्या होता है वो देख लो, मेंशन है। इसके साथ ही साथ वानिकी प्रणाली और प्रबंधन में आप देखो ये क्लियर फेलिंग सिस्टम जो है ना, इसको स्पष्ट फेलिंग सिस्टम दैट मीन क्लियर, देन कॉपिसिंग प्रणाली, देन चयन सहप्रदान और इसके उपयोग, ठीक है। तो ये सभी कुछ है आपके। चलिए ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सो दैट कि इसी तरह आपको रेगुलर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और प्रिपरेशन आपकी चलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।